तो ये समस्या हुई क्यों है? क्या सोशल मीडिया के अकाउंट बंद करने की वजह से ये समस्या हो गई? आज हम चर्चा किसकी करेंगे? नेपाल में होने वाले प्रोटेस्ट। ठीक है, मतलब नेपाल में जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है उसके पीछे की सबसे मूल जड़ क्या है? नहीं समझे मेरी बात? नेपाल क्या जो राजनीतिक रूप से अस्थिर हुआ, क्या अचानक से रातों रात हुआ? क्या इतना बड़ा आंदोलन, जिसकी इस आंदोलन पर नज़र शायद पूरे विश्व की है, क्या इतना बड़ा आंदोलन क्या अचानक से हो सकता है? तो कोई भी आंदोलन उठा के देखो हिस्ट्री में, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे दांडी मार्च हो, चाहे चंपारण हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे अहमदाबाद हो, ये अचानक से जो आंदोलन होगा वो कभी भी अचानक से नहीं होगा। समझो मेरी बात? हर एक विद्रोह, हर एक क्रांति, हर एक आंदोलन के फटने से पहले इसके पीछे कई सालों की पृष्ठभूमि निर्माण हो चुकी होती है। नेपाल में पिछले 15 सालों से 12 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। कितनी बार? अगर आप बात करें 2010 से लेकर 2025, तो इन 15 सालों में नेपाल में 12 बार सरकारें चेंज हुई हैं। भारत में कितनी होती? 5-5 साल के टेन्योर को 3 बार। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बहुत भयानक विद्यमान थी। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, 15 सालों में कितनी सरकारें चेंज हुई? 12। तो जब तक कोई स्थिर सरकार नहीं बनेगी, युवाओं के लिए कोई काम करेगी, बेरोजगारी हटाने के लिए कोई प्रयास करेगी, रोजगार लाने के प्रयास करेगी? नेपाल में जो भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नए युवा भारत आ रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्या उनको रोकने का प्रयास करेगी नेपाल में? भुखमरी के लिए कोई काम करेगी? आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कोई काम करेगी? क्योंकि इनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। आज सत्ता में है, कल सत्ता हट जाएगी। तो इस वजह से पिछले 15 सालों में नेपाल में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो रोजगार सृजित नहीं होंगे, रोजगार सृजित नहीं होंगे तो युवाओं के बीच असंतोष, युवा कैसे हो जाएंगे वहां के? पूरी तरह से डिप्रेस्ड। ऐसे में पढ़े लिखे युवा अपने आप को माइग्रेट कर जाएंगे। कहां पर? बाकी के दक्षिण पूर्वी एशिया में। जैसे भारत आते हैं, नेपाली कितने भारत आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? रोजगार की तलाश में, क्योंकि उनको नेपाल में रोजगार मिल नहीं रहा है। यानी राजनीतिक अस्थिरता पूरी तरह से नेपाल में व्याप्त हो गई है। नेपाल की आम जनता गरीब है और यहाँ के नेता विलासी जीवन जी रहे हैं। ऐसे में जो युवा हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से इन नेताओं में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करने लगे। कोई कैमरा लेके चला गया, किसी नेता से बात करने लगा, नेता के घर दिखाने लगे, उनका लग्जरियस लाइफ के बारे में दिखाने लगे। तो ऐसे नेपाल में क्या हुआ? जनता जहां भूखी मर रही है, जहां बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहां पे उस देश के नेता अगर विलासी जीवन जिएंगे तो दोनों के मध्य असंतोष फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ऐसे में ये बातें पता चल गई नेपाल के राजनीतिक नेताओं को। किसको? नेपाल के पीएम और नेपाल के प्रेसिडेंट को। उन्होंने 8 सितंबर से पहले, 8 सितंबर 2025 से पहले क्या किया? नेपाल में यूज होने वाले 26 सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया। चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टा, चाहे व्हाट्सएप, जितने भी अकाउंट थे सबको क्या कर दिया? बैन कर दिया। अब ऐसे में कुछ युवा जो होंगे, सोचो, जिनका लिवलीहुड सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, जिनको अर्निंग हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सरकार जॉब दे नहीं पा रही है, वो बेचारा पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो 26 अकाउंट को क्या कर दिया गया?
और इसके अलावा भी नेपाल की सरकार ने क्या किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचा दी। आप अपने सोशल मीडिया से कुछ भी बोल सकते हैं, ये क्या है आपका आर्टिकल 19। जैसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 है, वैसे नेपाल के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी कि नहीं होगी, है ना। डायरेक्ट लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ पर चोट लगा दी नेपाल की सरकार ने, क्या लगा के, 26 सोशल अकाउंट को बैन करके। ऐसे में युवा की जनता, युवा जनता जिन्हें जनजी कहा गया, अभी बता रहे जनजी का मतलब क्या होता है, ये युवा इकट्ठा हुए 8 सितंबर 2025 को और नेपाल की संसद के सामने कैंडल मार्च में आंदोलन करना शुरू कर दिया। क्या ये सबका मूल अधिकार है? नहीं है। शांति प्रिय आंदोलन करना सभी व्यक्तियों का मूल अधिकार है। क्या नेपाल के जनजी गलत कर रहे थे? शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उनको करने दिया जाता। 8 सितंबर को जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च किसके विरोध में? सरकार के विरोध में, जो सरकार ने 26 अकाउंट को बैन किया, इसके विरोध में कैंडल मार्च हुआ। 9 सितंबर को नेपाल की सरकार ने इस शांतिप्रिय आंदोलन को क्या कर दिया, हिंसक बना दिया। तो आज टीयर गैस छोड़ दी और रबड़ की गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस पूरी अफरा तफरी में नेपाल में 19 लोगों की जान चली गई और एक अहिंसक आंदोलन रातों रात 9 सितंबर को क्या हो गया, हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। नहीं समझे? तो इसके तात्कालिक कारण तो दिख रहा है कि इस नेपाल की सरकार ने 26 अकाउंट को बैन कर दिया, लेकिन इसके पिछले कई सालों से जो कारण दिख रहा है वो क्या है? चिंगारी कौन है? चिंगारी क्या लगाई? देखो, तुम्हारे अंदर बारूद भर रहा है, नेपाल के युवाओं के अंदर बारूद भर रहा था, और चिंगारी का काम किसने किया? अब नेपाल के युवाओं के अंदर बारूद क्या है देखो, तो उनके अंदर बेरोजगार हैं कि नहीं लोग हैं? बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही थी। बेरोजगार आदमी अगर पढ़ा लिखा है तो कुछ पढ़े लिखे लोग ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहे थे। आदमी पढ़ा लिखा तो नेपाल में क्या करेगा? वो माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पर? भारत जैसे देश में। बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है ना। बेरोजगार होगे तो भुखमरी होगी, गरीबी बढ़ रही है, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस लगातार बना हुआ, बढ़ रहा है। पिछले 15 सालों में सरकार कितनी बार चेंज हुई? 12 बार। चौथा कारण और देखो, 1 2 3 4, पांचवा कारण राजनीति में बढ़ता भ्रष्टाचार। जहां एक तरफ नेपाल की जनता गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसे असुरों से लड़ रही है, वहीं पर राजनीतिक नेता विलासी जीवन जी रहे हैं। ये सब कारणों से नेपाल के युवा क्या हुए? आक्रोशित हुए, और इस आक्रोश को 8 सितंबर 2025 वाले दिन चिंगारी लगा दी गई। और चिंगारी क्या है? 26 अकाउंट को बैन कर देना। अब जो बेचारे युवा जो सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा रहे थे, उनका भी पैसा क्या हो गया? कमाना बंद हो गया। ऐसे में आंदोलन होगा कि नहीं होगा? हुआ। ये जेनजी आंदोलन, जिसकी शुरुआत कह सकते थे नेपाल से हुई, लेकिन नेपाल के इस आंदोलन ने युवा शक्ति को पूरे विश्व के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि अगर युवा असंतुष्ट है तो वो वायु की तरह आक्रोशित हो सकता है। इसी आंदोलन को क्या कह रहे हैं? जेनजी। अब मुद्दा है, ये जेनजी क्या है? तो जेनजी का मतलब जिन लोगों की जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ है, उनको जेनजी बोला गया। जनरेशन जेड। 97 से पहले जन्मे लोगों को मिलेनियल बोला गया। ये बात नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन में इसी उम्र के लोग ज्यादा सम्मिलित थे, इस वजह से इस आंदोलन को क्या कहा गया? जेनजी। जब आंदोलन इतना बढ़ गया तो नेपाल की सरकार को क्या करना पड़ा?
अगले दिन 9 सितंबर को ही क्या करना पड़ा, 26 अकाउंट पे लगे बैन को खत्म करना पड़ा। 12 सितंबर 2025 केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति का नाम क्या है, नहीं याद आ रहा है, इस्तीफा दे दिया, यानी वहां की सरकार भंग हो गई है। अब नई सरकार का गठन कैसे होगा, इसके बारे में अभी वहां पर राजनीतिक शून्यता स्थापित हो चुकी है। यानी वर्तमान की नेपाल की स्थिति क्या है, वर्तमान में राजनीतिक शून्य बना हुआ है। कहां पर, अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नई सरकार का गठन होगा वो उनमें से कुछ संसद के लोग होंगे, कुछ जेनजी के बहुत जो नेता हैं ना, जेनजी में जो युवा हैं जिन्होंने बागडोर संभाली है, उनमें से कुछ होंगे, और कुछ जस्टिस फॉर स्टूडेंट यूनियन के लोग हो सकते हैं। जस्टिस फॉर स्टूडेंट ये एक संस्था है, एक और है हामी नेपाल। इन दो संस्थाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो अनुमान लगाया जा रहा है जो अंतरिम सरकार का गठन होगा, किसका, उस अंतरिम सरकार में संसद के कुछ लोग, जस्टिस फॉर स्टूडेंट के कुछ लोग, हामी नेपाल के कुछ लोग और जनजी के कुछ नए नए लड़के शामिल हो सकते हैं। यानी अब नेपाल की जो बागडोर है सरकार की, वो अब युवाओं के हाथों में आ सकती है। देख लो, देखो यार, जब तक दिक्कत नहीं होगी तब तक चीजें नहीं होंगी। यानी ये वाकई अकच्छ हो चुके थे पिछले 15 सालों में। हर आदमी को रोजगार चाहिए, रोजगार का सृजन हो नहीं रहा है। ऐसे में नेपाल की सरकार के कुछ नेता विलासी जीवन जी रहे हैं, तो मतभेद बनेंगे ना यार। वही मतभेद की चिंगारी फटी 8 सितंबर 2025 को। क्या मेरी बात समझ पाए? इससे क्या दिखा, इससे क्या दिखा, इस आंदोलन के इतने बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, राजनेता और युवाओं के मध्य संवाद का ना होना। आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन उस देश के युवाओं के लिए अगर बात नहीं करेंगे तो युवा आक्रोशित होगा ही होगा। समझ में आया? इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या कहा, जो नेपाल के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो नेपाल तुरंत डेमोग्राफिक डिजास्टर में परिवर्तित हो गया। जिस देश के युवा ज्यादा होंगे वहां पे डिविडेंड होगा, फायदा होगा। इसको बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। जो युवा नेपाल को किसी और स्तर पर ले जा सकते थे, राजनीति और सरकार की कुछ चापलूसी या कुछ गलत नीतियों के कारण, वो युवा क्या हो गए, डिजास्टर में परिवर्तित हो गए। नहीं समझे? तो युवाओं को संतोष करना सबसे बड़ा काम है। किसी भी सरकार को नेपाल के इस घटना से सीखना चाहिए और रोजगार के सृजन की संख्या को बढ़ाना चाहिए। आगे अब ध्यान दिया जाएगा। ये पहली बार ऐसा माहौल था कि युवा इतने भयानक रूप से आक्रोशित हुए, तो संसद भवन जला दिया, राजनेताओं के घरों में आग लगा दी। इसके पहले जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनकी महिला को जला दिया गया भाई। फाइनेंस मिनिस्टर को बिल्कुल निर्वस्त्र घुमाया गया है। अब बता रहे सिर्फ 19 लोग मारे गए हैं, ये संख्या 60 के करीब पहुंच चुकी है। 19 लोग नहीं मारे गए, 19 बताया गया है, सरकारी आंकड़े बता रहे 19 मारे गए, लेकिन 60 के ऊपर संख्या जा चुकी है। नहीं समझे? तो नेपाल में जेनजी आंदोलन क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे अगर मुख्य कारण पूछा जाए तो नेपाली सरकार में बढ़ता भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार ने नेपाल के राजनेताओं और युवाओं के मध्य एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न कर दी और चिंगारी का काम कर दिया वही।
मौका मिल गया, तात्कालिक कारण मिल गया, लोग आक्रोशित हो गए। मेरी बात समझ गए? पक्का? चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।